आपके लिए एक नया टॉपिक करंट अफेयर्स का, जो क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो अभी चल रहा है। ठीक है, इसके ऊपर आज हम लोगों का वीडियो रहेगा कि कैसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कैसे स्टार्ट हुआ, फिर इन डिटेल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 1 से लेके 28 तक जो अभी चल रहा है दुबई में। तो इन डिटेल हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें जो है कौन कौन से नए नए नियम लागू किए गए, तो उसके ऊपर हम लोग जो है कंसेंट्रेट करेंगे आज के वीडियो में। बात करें अगर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के बारे में, तो ये किसको लेकर है? ये क्लाइमेट चेंज को लेकर है। यानी कि जैसे ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, ये क्यों हो रहा है? एंथ्रोपोलॉजिकल फैक्टर्स यानी कि ह्यूमन फैक्टर्स की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे कि इसका इकोनॉमी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, एंड गवर्नमेंट, जो पूरा वर्ल्ड गवर्नमेंट इसके पीछे क्यों इतना जो है कंसर्न दिखा रहे हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। हम लोग जो है हर चीज को आज पढ़ेंगे इन डिटेल में। एंड मैंने यहाँ पे जो पीपीटी प्रेजेंटेशन है, मैंने इसी तरीके से रेडी किया है कि ताकि कोई भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, हम लोग उसको कर सकते हैं। यही जो है इसका मेन मोटिव है। चलो स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ कॉप से। देखो, अगर कॉप के बारे में बात करें ना, तो सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग को जानना चाहिए, दैट इज एनवायरमेंटलिज्म। क्योंकि यही एनवायरमेंटलिज्म से ही जो है ये कॉप का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। ठीक है, एनवायरमेंटलिज्म है क्या, कि कैसे हम लोग जो ह्यूमन इंपैक्ट्स हैं, ह्यूमन इंपैक्ट्स यानी कि जैसे मान लो हम लोग फॉसिल फ्यूल बर्न कर रहे हैं, जैसे कोल हो गया, ठीक है, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, तो इससे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। एंड उसके वजह से क्या हमें देखने को मिलता है? ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलता है। ठीक है, तो कैसे जो फॉसिल फ्यूल बर्निंग है, फिर हम लोग जो डिफरेंट रेफ्रिजरेंट्स यूज करते हैं, तो उसके वहां से जो सीएफसीज निकलते हैं, तो ये सब कैसे हम लोग कम करें ताकि उसका जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है वो कम हो जाए। एंड कैसे हम लोग रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को कितना ज्यादा हम लोग यूज कर सकते हैं। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी यानी कि जो कभी भी डिप्लीट नहीं होगा, जिसे हम लोग रिन्यू कर सकते हैं, जैसे सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, कैसे उसके ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं। तो ये एनवायरमेंटलिज्म जो है उसी को लेकर डील करता है। देखो, इट इज अ जनरल टर्म टू रेफर to concern for the environment and particularly actions or advocacy to limit negative human impacts on the environment, ताकि जो नेगेटिव जो ह्यूमन इंपैक्ट्स हैं एनवायरमेंट के ऊपर, उसको हम लोग लिमिट में रख सके, उसको हम लोग कम कर सके। बट एक बात ये भी याद रखना है कि देखो, अगर सिर्फ मान लो अगर इंडिया अगर इसको मान रहा है, अगर मान लो हम लोग का नेबरिंग कंट्रीज जैसे श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, ठीक है, ये मान लो अगर ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर अगर जो नियम है उसको अगर लागू नहीं करेगा, देन अल्टीमेटली वर्ल्ड में कुछ चेंज नहीं होगा। तो एक सिंगल कंट्री जो है कभी भी क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो है काम नहीं कर सकता। तो इसके लिए क्या जरूरत है? हर एक कंट्री, जितने भी कंट्रीज हैं वर्ल्ड में, हर एक को जो है एक साथ एकजुट होके यहाँ पे क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट में लड़ना है। सो इट इज अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक बिकॉज ओनली अ सिंगल नेशन कैन नॉट सॉल्व द इशू, रादर द होल वर्ल्ड इज रिक्वायर्ड, रादर पूरा वर्ल्ड का जरूरत पड़ेगा यहाँ पे टू सॉल्व द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ इट, ताकि इसका एडवर्स इफेक्ट को जो है सॉल्व किया जाए। क्योंकि एक कंट्री अगर अपने कंट्री में नेट जीरो कार्बन एमिशन अगर लागू कर दिया, और दूसरे कंट्रीज मान लो एक के बाद एक वो फॉसिल फ्यूल बर्न कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे क्या है, अल्टीमेटली एनवायरमेंट को इफेक्ट होगा। तो हर एक कंट्री को जो है वो प्रण लेना है। तो एनवायरमेंटलिज्म डील्स विद दैट, कि कैसे हम लोग ये जो ह्यूमन इंपैक्ट्स एनवायरमेंट के ऊपर, कैसे उसको हम लोग कम कर सकते हैं। सो दैट लीड्स टू एनवायरमेंटलिज्म। ठीक है, तो बात करते हैं अब कैसे ये स्टार्ट हुआ। ठीक है, कैसे ये स्टार्ट हुआ, तो देखो बात है 1962 की। बात है 1962 की, जब रेचल कार्सन ने अपना एक बुक निकाला, साइलेंट स्प्रिंग। जब रेचल कार्सन ने अपना एक बुक निकाला, साइलेंट स्प्रिंग, और वहां पे ये बोला गया कि कैसे हम लोग इनडिस्क्रिमिनेट जो यूज है डीडीटी का, डीडीटी क्या है? डीडीटी जो है एक इंसेक्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड, और पेस्टिसाइड भी हम लोग बोल सकते हैं, पेस्टिसाइड बोल सकते हैं। इसको जो है फार्म लैंड पे यूज किया जाता था, फार्मर्स लोग यूज करते थे, ताकि जो फसल है उसमें कोई भी कीड़े ना लगे। ठीक है, बट इसका बहुत एडवर्स इफेक्ट है, ये डीडीटी यूज का बहुत ही एडवर्स इफेक्ट है। इससे हम लोगों को कौन कौन से प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है? देखो, अगर ह्यूमन के ऊपर अगर इसका इफेक्ट देखे, मान लो अगर फार्मर्स अपने जो वेजिटेबल के जो प्रोडक्शन है वहां पे मान लो डीडीटी का इस्तेमाल कर रहा है,
मान लो ये ह्यूमन के अंदर चला गया तो ह्यूमन में क्या प्रॉब्लम ये क्रिएट कर सकता है? एक तो किडनी इशू हो सकता है। दूसरा क्या है, तुम्हारा कैंसर जैसी बीमारियां हो सकता है, यहां से हार्ट एलिमेंट्स हमें देखने को मिल सकता है। ये सब तो हो गया ह्यूमंस के ऊपर, ठीक है। तो ह्यूमंस इस्तेमाल करेंगे तो ह्यूमंस के ऊपर ही जो है इतने सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। दूसरे प्रॉब्लम्स के बारे में बात करें, अगर एनवायरनमेंट के बारे में बात करें, अगर एनवायरनमेंट के बारे में बात करें तो एक तो एक्वाटिक एनिमल्स यानी कि जो पानी में रहते हैं, ठीक है, जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं उन लोगों के लिए खतरा बन जाएगा। उन लोगों के लिए ये खतरा बन जाएगा, क्योंकि ये मान लो अगर फार्म लैंड में अगर मान लो बारिश हो गया, वो जाके नियर बाई पॉन्ड या फिर लेक्स में जाके जमा होगा। एंड पॉन्ड एंड लेक्स में एक्वाटिक एनिमल्स रहेंगे, जैसे मान लो फिश, और वो फिश जैसी होगा वो फिश हो सकता है कि वो मर जाए, या फिर वही फिश को अगर ह्यूमंस कंज्यूम करे तो ह्यूमंस में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम किसको देखने को मिलेगा? वल्चर्स में ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। वल्चर्स में ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, ठीक है, वल्चर्स का किडनी फेलियर ये सब हमें देखने को मिलेगा। तो तब जाके ये बुक में लिखा गया कि डीडीटी का क्यों इतना हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं एंड इसको बंद करना चाहिए। इसके पीछे लॉजिक क्या है कि हम लोग इतने लार्ज अमाउंट ऑफ जो केमिकल्स हैं इसको हम लोग एनवायरनमेंट में हम लोग रिलीज कर रहे हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है? तो तब तक जो है इसके ऊपर किसी ने सोचा भी नहीं था, सब लोग मनमानी से अपना डीडीटी यूज कर रहे थे। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों हम लोग ये डीडीटी यूज कर रहे हैं? तो उसके ऊपर उन्होंने अपना बुक में लिखा, साइलेंट स्प्रिंग में लिखा, कौन? रेचल कार्सन ने लिखा, ठीक है। अब इसी बात पे 1970 में हम लोगों को क्या देखने को मिला कि उस समय प्रेसिडेंट थे निक्सन, उस समय प्रेसिडेंट थे अमेरिका के निक्सन, ठीक है। तो वो निक्सन ने यहां पे क्या डिसाइड किया, निक्सन ने डिसाइड किया कि हम लोग एक बॉडी फॉर्म करते हैं जिसका नाम रखा गया यूएसईपीए। यूएसईपीए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, यूनाइटेड स्टेट्स एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, ये फॉर्म किया गया। और ये क्या किया, एट लास्ट इन द ईयर ऑफ 1972 बैंड द यूज ऑफ डीडीटी, डीडीटी का यूज जो है बैन कर दिया। तो अब जाके जो है थोड़ा बहुत कुछ स्टार्ट हो रहा था कि एनवायरमेंट को लेकर भी लोग जो है वो सीरियस हो रहे थे। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या देखने को मिला कि जो डीडीटी यूज है उसको क्या कर दिया गया, उसको बैन करवा दिया गया यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं इसके बाद क्या हमें देखने को मिला। अब देखो ऐसा नहीं कि सिर्फ अमेरिका में ही ये जो है इशू या फिर जो एनवायरमेंट को लेके जो यहाँ पे मूवमेंट्स हैं वो स्टार्ट हुए अमेरिका में, बट दूसरे कंट्रीज में भी स्टार्ट हुए, ठीक है। जो कैंपेनिंग्स हैं वो हम लोगों को दूसरे कंट्रीज में भी देखने को मिले। जैसे जो वर्ल्ड का जो फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी है जिसने कैंपेन किया ऑन अ प्रीडोमिनेंटली एनवायरमेंटल प्लेटफॉर्म, वो कौन था? यूनाइटेड तस्मानिया ग्रुप, ग्रुप का नाम था यूनाइटेड तस्मानिया ग्रुप। कहाँ का है? तस्मानिया, ये रीजन में। तो जो ओशेनिया जो रीजन है, जो ओशेनिया रीजन है, ठीक है, तो वो यूनाइटेड तस्मानिया ग्रुप ऑफ तस्मानिया, देन ऑस्ट्रेलिया एंड वैल्यूज पार्टी ऑफ न्यूजीलैंड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को जो है थोड़ा बहुत कैंपेनिंग देखने को मिला, यानी कि अमेरिका में स्टार्ट तो हुआ था बट वो धीरे धीरे फैल रहा था, दूसरे कंट्रीज में भी वो धीरे धीरे फैल रहा था। अब ऐसा ही नहीं कि सिर्फ ये ऑस्ट्रेलिया रीजन में हमें देखने को मिला, हम लोगों को यूरोप रीजन में भी देखने को मिला। यूरोप रीजन में इसका नाम बना ग्रीन पार्टी। तो देखो सबसे पहला जो नेशनल ग्रीन पार्टी यूरोप में जो बना उसका नाम क्या था? पीपल, ध्यान में रखना उसका नाम क्या था? पीपल, ठीक है। It was founded in Britain in February 1973, which eventually turned into the Ecology Party, जिससे हम लोगों को क्या देखने को मिला? इकोलॉजी पार्टी फॉर्म होता हुआ हमें देखने को मिला। एंड देन उसके बाद ग्रीन पार्टी फॉर्म हुआ, एंड देन उसके बाद जो है वो ग्रीन पार्टी फॉर्म हुआ। तो ग्रीन पार्टी हम लोगों को कहां पे देखने को मिला? यूरोप में देखने को मिला। अब बात सिर्फ यूरोप की ही नहीं है, अब देखो ये जो यूरोप है, अमेरिका है, बाकी जो ऑस्ट्रेलिया है, ये सब क्या डेवलप नेशन है। अब बात ऐसा नहीं कि सिर्फ डेवलप नेशन में ही एनवायरमेंट को लेकर यहाँ पे जो है लोग चिंतित थे, जो डेवलपिंग नेशन है वहां पे भी हम लोगों को जो है यहाँ पे कैंपेन्स देखने को मिले, मूवमेंट्स देखने को मिले। एंड सिमिलरली 1973 में हम लोगों ने हिस्ट्री बुक में भी पढ़ा है, ये फेमस पिक्चर किसको लेके है? चिपको मूवमेंट, चिपको मूवमेंट। तो यही जो मूवमेंट हम लोगों को इंडिया में देखने को मिला।
और ये जो चिपको मूवमेंट है ये किसको लेकर रिलेट करता है, ये रिलेट करता है डिफॉरेस्टेशन, ये रिलेट करता है डिफॉरेस्टेशन को लेके कि कैसे हम लोग पेड़ को बचा के रखे, पेड़ काटने के अगेंस्ट में ये मूवमेंट चला, तो कैसे हम लोग ये पेड़ को बचा कर रखें. सो द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट आल्सो बिकेम इंपॉर्टेंट इन द डेवलपिंग वर्ल्ड एंड द चिपको मूवमेंट वाज फॉर्म्ड एंड सेट अप पीसफुल रेजिस्टेंस टू deforestation by literally hugging the trees, leading to the term tree huggers. तो देखो यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो क्या है, देखो ट्री को हग करके खड़े हुए हैं कि ट्रीज को बचाना, क्योंकि ट्रीज यानी कि कार्बन सिंक. देखो यहाँ पे मैंने एक टर्म यूज किया कार्बन सिंक. कार्बन सिंक, कार्बन सिंक का मतलब क्या है कि मान लो जहां से कार्बन सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन हमें देखने को मिलता है, और सबसे ज्यादा कार्बन एब्जॉर्प्शन कहां पे देखने को मिलता है, ट्रीज से. ट्रीज से हम लोगों को सबसे ज्यादा कार्बन एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है. ठीक है, क्योंकि ट्रीज जो है कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है एंड ऑक्सीजन जो है वो रिलीज करता है. तो यही जो कार्बन सिंक जो इशू है, ताकि वो कम ना हो जाए, तो उसी के लिए डिफॉरेस्टेशन को रोका गया. अब ये बताओ यहां पे देखो ये जो चिपको मूवमेंट परमानेंट इकोनॉमी, देखो इकोलॉजी इज द परमानेंट इकोनॉमी, कोई बता सकता है क्या कि इसके पीछे रीजन क्या है कि इकोलॉजी यानी कि अगर हम लोग एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करके रखेंगे तो हम लोग का इकोनॉमी भी सही रहेगा. कोई एक एग्जांपल देखो, अगर मान लो हम लोग फॉसिल फ्यूल ज्यादा यूज कर रहे हैं, अगर मान लो हम लोग फॉसिल फ्यूल ज्यादा यूज कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल यानी कि मान लो अगर कोल मान लो अगर ज्यादा यूज कर रहे हैं, या फिर पेट्रोल अगर हम मान लो अगर हम लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, उससे CO2 रिलीज होगा, और यही CO2 जो है ऊपर जाएगा, ऊपर जाके ओजोन लेयर को खत्म करेगा, जो ओजोन लेयर है उसको खत्म करेगा, और यही ओजोन लेयर को अगर वो खत्म करेगा, देन हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलेगा, ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलेगा. तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो सकता है कि बहुत सारे जगह में हम लोग को ड्रॉट्स देखने को मिलेगा, ड्रॉट्स, ड्रॉट्स देखने को मिलेगा, यानी कि सूखा जिसे कहते हैं ड्रॉट देखने को मिलेगा. ठीक है, तो जहां पे रेनफॉल नहीं होगा, तो उसके वजह से क्या होगा, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, जो एग्रीकल्चरल जो प्रोड्यूस है, ठीक है, या फिर जो क्रॉप्स हैं वो क्या है, वो कम हो जाएगा, जो क्रॉप्स है वो कम हो जाएगा. और क्रॉप्स अगर कम हो गया तो अल्टीमेटली देखो पॉपुलेशन तो बढ़ेगा, तो पॉपुलेशन के लिए सप्लाई नहीं रहेगा, सप्लाई कम हो जाएगा, और जितना डिमांड है उससे अगर सप्लाई कम हो गया तो हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा, यानी कि महंगाई देखने को मिलेगा. और जैसे ही इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगा तो पूरा इकोनॉमी डूब जाएगा. तो अल्टीमेटली क्या है कि हम लोगों को जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको रोकना है. एंड ग्लोबल वार्मिंग को कैसे हम लोग रोक सकते हैं, जो ट्रीज है उसको कटने से बचाकर. ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग को हम लोग वैसे ही रोक सकते हैं यहाँ पे. सो इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी, यानी कि एनवायरमेंट को अगर हम लोग बचाएं तो उसी से जो है हम लोग पूरा इकोनॉमी को हम लोग जो है यहाँ पे मेंटेन करके रख सकते हैं. ठीक है, समझ में आया बच्चों कि कैसे एनवायरमेंट और इकोनॉमी कैसे रिलेट करता है एक दूसरे के साथ. तो इसीलिए पूरा वर्ल्ड, पूरा ग्लोबली जो है अभी किसके पीछे पड़ा हुआ है, नेट जीरो कार्बन एमिशन, कि हम लोग जो है कार्बन को एमिट नहीं करेंगे, क्योंकि कार्बन जितना एमिट होगा उतना ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वही ओजोन लेयर को जाके वो हिट करेगा, एंड ओजोन लेयर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा. तो उसका एडवर्स इफेक्ट में हम लोगों को क्या देखने को मिल सकता है, एक तो ह्यूमन के ऊपर क्या होगा, स्किन कैंसर जैसी बीमारियां होंगी. फिर उसके बाद अभी जो मैंने कहा कि क्रॉप्स जो है ये जो क्रॉप्स हैं ये सही से प्रोड्यूस नहीं होगा. एक और इफेक्ट देखने को मिल सकता है, अभी बहुत चल रहा है. ठीक है, जैसे अगर बात करें तो देखना इंसेसेंट रेनफॉल, ये टर्म देखना अभी बहुत न्यूज़पेपर में बहुत आता है, इंसेसेंट रेनफॉल, यानी कि मान लो अचानक से कहीं पे मान लो बारिश हो गया, रुकने का नाम नहीं ले रहा है, वहां पे बाढ़ हो गया. ये सब क्यों हो रहा है, ये हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग के वजह से, ये सब हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग के वजह से. देखना आए दिन देखना साइक्लोन आता है, अभी देखना रिसेंटली मिजोंग जो साइक्लोन है वो चेन्नई हिट किया. ठीक है, उसके पहले विपोर जो है गुजरात हिट किया था. अब पहले इतना साइक्लोन देखने को नहीं मिलता था, बट अभी इतना साइक्लोन देखने को क्यों मिल रहा है, यही ग्लोबल वार्मिंग की वजह से.
ठीक है, क्योंकि जो सी लेवल है वो क्या है, गर्म हो रहा है, और जितना वाटर गर्म होगा उतना ही वेपर बन के ऊपर जाएगा, एंड वहीं पे जो लो एयर है वो आके जो है वो साइक्लोन फॉर्म करेगा। तो ये सब प्रॉब्लम्स जो है हम लोग को देखने को मिल सकता है। एंड कहीं पे मान लो अगर बाढ़ आ गया तो वैसे ही तो क्रॉप्स खराब हो जाएंगे, एंड क्रॉप्स अगर खराब हो गया तो देन वही सेम चीज जो डिमांड है उसके लिए सप्लाई नहीं रहेगा, एंड अल्टीमेटली हम लोगों का इकोनॉमी जो है वो डूब जाएगा ड्यू टू इन्फ्लेशन। समझ में आया? क्लियर है बच्चों? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अर्थ डे। अब देखो इसके बाद देखो अर्थ डे फॉर्म हुआ, इसके बाद हम लोगों को क्या देखने को मिला कि अर्थ डे यहां पे फॉर्म हुआ। Earth Day was first observed in San Francisco and other cities on 21st March 1970। याद रखना अर्थ डे कहां पे फॉर्म हुआ, सैन फ्रांसिस्को में फॉर्म हुआ, ठीक है। वहां पे सबसे पहली बार हमें देखने को मिला, तो वहां के लोग जो है वो मनाने लगे अर्थ डे। सो इट वाज क्रिएटेड टू गिव अवेयरनेस टू एनवायरमेंटल इश्यूज, ताकि जो एनवायरमेंटल इश्यूज हैं उसके ऊपर अवेयरनेस कैसे लोगों के पास हम लोग पहुंचा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। ये इंपॉर्टेंट है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, ठीक है। सो देखो यूएन का जो फर्स्ट मेजर कॉन्फ्रेंस है ऑन इंटरनेशनल एनवायरमेंटल इश्यूज वो कौन सा था, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस था। स्टॉकहोम कहां पे है, स्वीडन में है, ठीक है। तो देखो वो जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस है उसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट, ही यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, नाम याद रखना है, ठीक है। ये हुआ था 1972 में, ये हुआ था 1972 में। तो देखो लास्ट 10 सालों में बहुत कुछ चेंज हो गया। हम लोगों ने देखा 1962 में वो बुक निकाला, ठीक है। फिर उसके बाद डीडीटी का जो यूज है वो बंद हुआ। फिर उसके बाद दूसरे कंट्रीज में जैसे तस्मानिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वहां पे भी हम लोगों को एनवायरमेंट के ऊपर कैंपेनिंग्स देखने को मिला। ऐसा नहीं कि सिर्फ वहीं पे देखने को मिला, यूरोप में भी हम लोगों को देखने को मिला इन द फॉर्म ऑफ ग्रीन पार्टी। फिर इंडिया में हम लोगों को इन द फॉर्म ऑफ चिपको मूवमेंट हम लोगों को देखने को मिला। एंड उसके बाद अर्थ डे के रूप में भी हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिला, अर्थ डे के रूप में इन द ईयर ऑफ 1970 सैन फ्रांसिस्को, ताकि लोगों के बीच में एनवायरमेंट को लेके जो है जागरूकता पैदा हो सके, ठीक है। देन उसके बाद 1972 में हम लोगों को ये स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस देखने को मिला। तो ये पिक्चर जो है ये स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस का पिक्चर है, ठीक है। एंड इट वाज हेल्ड ऑन 5th to 16th of June 1972। So it marked a turning point in the development of international environmental politics। ये जो है जो इंटरनेशनल एनवायरमेंटल पॉलिटिक्स है उसमें जो है ये एक टर्निंग पॉइंट था, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं। अब देखो जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ 1972 में, उसमें कितने नेशंस ने पार्टिसिपेट किया, यानी कि कितने कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, 114 कंट्रीज। एंड इसी से डेवलप हुआ यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यानी कि यूएनईपी। एंड उसके बाद 1992 में हम लोगों को एक और कॉन्फ्रेंस देखने को मिला जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ये किसके ऊपर था, ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। और ये क्या है, एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो 1972 में जो हुआ दैट वाज ह्यूमन एनवायरनमेंट, और 1992 में जो हुआ दैट वाज एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ये क्या हुआ एंड ये इससे क्या हमें देखने को मिला, ये सब हम लोग अभी आने वाले स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे कि जो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट में क्या देखने को मिला हमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं 1992 का जो अर्थ समिट है। अब देखो इस बीच में क्या हुआ, इस बीच में जो 1980s है, तो वहां पे जो साइंटिफिक कुछ एविडेंसेस मिले जहां से ये पता लगा कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं उसके वजह से क्लाइमेट में बहुत गंदा असर पड़ रहा है, उसके ऊपर बहुत ही बुरा असर हो रहा है, तो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। तो तब जाके ये डिसीजन लिया गया कि कोई तो एक बॉडी होना चाहिए जो इसके ऊपर काम करे। तो उस समय हम लोगों को ये देखने को मिला इन द ईयर ऑफ 1988 हम लोगों को आईपीसीसी देखने को मिला। आईपीसीसी यानी कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, ये फॉर्म हुआ।
एंड देन 1990 के दशक में, ठीक है, तो इन द जो 90 के दशक में 1990s में क्या देखने को मिला, आईपीसीसी ने अपना पहला रिपोर्ट निकाला 1990 में। याद रखना, आईपीसीसी ने अपना पहला रिपोर्ट निकाला, आईपीसीसी का फर्स्ट रिपोर्ट हमें देखने को मिला, जहां पे ये बोला गया कि अगर हम लोग अभी अगर रोक नहीं लगाए, ठीक है, एनवायरमेंट के ऊपर, देन पूरा जो है एनवायरमेंट एक न एक दिन जाके कोलैप्स हो जाएगा। तो यहां से ये समझ में आया कि वर्ल्ड को जो है अभी रैपिड एक्शन लेना है उसके ऊपर। तो इसीलिए 1992 में फॉर्म हुआ यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं अर्थ समिट, जिसे हम लोग कहते हैं अर्थ समिट। और ये कहां पे हुआ, रियो दी जेनेरियो ब्राजील में हुआ, फ्रॉम 3rd to 14th of June 1992, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिला, ये जो पिक्चर है वो अर्थ समिट का ही पिक्चर है, ठीक है। So this global conference held on the occasion of the 20th anniversary of the first human environment conference in Stockholm, Sweden in 1972। तो देखो 1972 में जो हुआ था उसका 20 साल बाद जो है अर्थ समिट हुआ। याद रखना, अर्थ समिट कब हुआ, इन द ईयर ऑफ 1992। तो ये क्या था, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, एंड वो क्या था 1972 वाला, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट कब हुआ, 1992 में, एंड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट हम लोगों को देखने को मिला 1972 में, ठीक है। तो याद रखना, हम लोगों ने स्टार्ट किया था 1962, अभी हम लोग आ गए हैं 1992 में। टाइमलाइन याद रखना है, तभी जाके चीजों को जो है तुम दिमाग में रिटेन करके रख सकते हो, ठीक है बच्चों, समझ में आया। एक के बाद एक जो इवेंट्स हैं वो क्या हुआ। अभी देखो, यही जो 1992 का ये जो अर्थ समिट हुआ, यहां से फॉर्म हुआ यूएनएफसीसीसी, यूएनएफसीसीसी। और यही जो यूएनएफसीसीसी है, इसका जो एनुअल कॉन्फ्रेंस, जो एनुअल समिट होता है, नॉट कॉन्फ्रेंस, इसका जो एनुअल समिट होता है उसे ही हम लोग कहते हैं कॉप, उसे ही हम लोग कहते हैं कॉप। तो देखो आने वाले स्लाइड में यही देखने को मिलेगा हम लोगों को। तो देखो ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्थ समिट, ये जो अर्थ समिट है इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस अर्थ समिट। सो द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द रियो अर्थ समिट वाज टू प्रोड्यूस अ ब्रॉड एजेंडा एंड अ न्यू ब्लूप्रिंट, कि एक नया जो है एक ब्लूप्रिंट तैयार करे। ब्लूप्रिंट का मतलब क्या है, कि एक स्कीमा, एक स्कीमा और एक फ्रेमवर्क तैयार करे, और या फिर एक फ्रेमवर्क तैयार करे फॉर इंटरनेशनल एक्शन ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट इश्यूज, कि ताकि एक इंटरनेशनल एक्शन हम लोग ले पाए ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट इश्यूज दैट वुड हेल्प गाइड इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी इन द 21st सेंचुरी। क्योंकि देखो ये क्या है, 1992 यानी कि 20th सेंचुरी के बिल्कुल एंड पे है ये। तो आने वाले समय में यानी कि 21st जो सेंचुरी है, तो उस समय क्या क्या हमें डिसीजन लेना पड़ेगा, तो उसके लिए एक फ्रेमवर्क या फिर एक ब्लूप्रिंट तैयार करके दिया कि कैसे इंटरनेशनली हर एक कंट्री मिलके कैसे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सके। देखो इसका रिजल्ट में क्या देखने को मिला, यही जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से कॉप रिलेट करता है, ठीक है। तो देखो इसका रिजल्ट में क्या देखने को मिला, तो सबसे पहला जो है एजेंडा 21, सबसे पहला जो है एजेंडा 21। So it was a daring program of action calling for new strategies to invest in the future to achieve overall sustainable development in the 21st century। कि जो 21st सेंचुरी है वहां पे हम लोगों को एनवायरमेंट में जो ओवरऑल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि एनवायरमेंट भी सही रहे एंड लोग भी सही रहे, लोगों का भी ऐसा ना हो कि लोगों का भी जो है परेशानी बढ़ गया हो ये सब इस्तेमाल करते हुए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसी के ऊपर जो है ज्यादा ध्यान दिया गया कि कैसे हम लोग 21st सेंचुरी में कैसे हम लोग एनवायरमेंट को कैसे हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे एंड कैसे ह्यूमंस भी रहेंगे। उसके बाद हम लोगों को ये भी देखने को मिला कि कुछ रिकमेंडेशंस भी दिए गए ऑन न्यू मेथड्स ऑफ एजुकेशन, कि कैसे हम लोग नए मेथड्स का कैसे हम लोग इस्तेमाल करें टू न्यू वेज ऑफ प्रिजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज एंड न्यू वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन अ सस्टेनेबल इकोनॉमी, कि कैसे हम लोग जो है सस्टेनेबल इकोनॉमी में कैसे हम लोग पार्टिसिपेट करें।
उसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो UNFCCC है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये फॉर्म हुआ। देन उसके साथ साथ कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, देन उसके ऊपर द डिक्लेरेशन ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये भी हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिला। बच्चों समझ में आया? चलो नेक्स्ट, UNFCCC है क्या? व्हाट इज UNFCCC? अब देखो ये क्या है, ये एक इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ट्रीटी है। हम्म तो जो UNFCCC है, ये एक इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ट्रीटी है। क्यों? टू कॉम्बैट द डेंजरस ह्यूमन इंटरफेरेंस विद द क्लाइमेट सिस्टम, कि जो ह्यूमन इंटरफेरेंस है वो कितना डेंजरस है, उसका इंटरफेरेंस क्या है, उससे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, देन उसके ऊपर काम करने के लिए ये UNFCCC को बनाया गया। इन पार्ट बाय स्टेबिलाइजिंग ग्रीन हाउस गैस कंसेंट्रेशन इन द एटमोस्फियर, की कैसे हम लोग जो है ग्रीन हाउस गैस को, कैसे हम लोग जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको कैसे हम लोग कम कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट में कैसे लड़ सकते हैं। इसको साइन कौन कितने कंट्रीज ने किया? 154 कंट्रीज ने किया एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जो कि अर्थ समिट है। तो ये UNFCCC को बनाने के लिए कितने कंट्रीज ने यहाँ पे साइन किया? 154 कंट्रीज ने साइन किया यहाँ पे। और इसका ओरिजिनल जो सेक्रेटेरिएट है वो कहाँ पे? जेनेवा में है, बट रिलोकेटेड टू बॉन। याद रखना, देखो UNFCCC फॉर्म हुआ 1994 में, उसके बाद उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था? जेनेवा में था। बट 1996 में, ठीक है, 1996 में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे चला गया? बॉन में। ठीक है, 1996 में इसका हेडक्वार्टर चला गया बॉन में। बॉन कहाँ पे है बच्चों? बॉन है जर्मनी में। बॉन है जर्मनी में। जेनेवा कहाँ पे है? जेनेवा है स्विट्जरलैंड में। जेनेवा इज इन स्विट्जरलैंड। बॉन कहाँ पे है? जर्मनी में। तो हेडक्वार्टर कहाँ पे है UNFCCC का? जर्मनी में। ठीक है, सो सिंस देन द एनुअल मीटिंग्स ऑफ द UNFCCC was held which came to be known as कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यानी कि कॉप। तो यही जो UNFCCC है, इसका जो एनुअल जो मीटिंग होता है, हर मीटिंग होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉप कहते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, कॉप कहते हैं हम लोग। चलो, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के बारे में अगर बात करें तो ये क्या है? ये एक सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है। किसका? UNFCCC का। जो क्या करता है? देखो, जो हर साल मीट करता है, जो हर साल इसका मीटिंग होता है। क्यों? टू एसेस द प्रोग्रेस इन डीलिंग विद क्लाइमेट चेंज, की जो हम लोग क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट में हम लोग जो काम कर रहे हैं, तो उसमें प्रोग्रेस कितना हुआ, उसमें प्रोग्रेस कितना हुआ, उसको एसेस करने के लिए जो है ये कॉप है। चलो नेक्स्ट, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कॉप। कॉप का मेन काम क्या है? इट इम्प्लीमेंट्स या फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कन्वेंशन एंड एनी अदर लीगल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, मान लो कोई अगर नियम लेके आया गया हो, वो कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, कैसे उसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे, उसका प्रोज कॉन्स क्या, उसके ऊपर जो है पूरा डिस्कशन होता है। ठीक है, सो दैट द कॉप अडॉप्ट्स एंड टेक डिसीजन नेसेसरी टू प्रोमोट द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कन्वेंशन, और नेसेसरी डिसीजंस भी लेते हैं कि कैसे हम लोग जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन को और हम लोग प्रोमोट कर सके। समझ में आया बच्चों? चलो आ जाते हैं कॉप वन। आ जाते हैं कॉप वन में। ईयर इंपॉर्टेंट है, 1995 में स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कब से स्टार्ट हुआ? 1995 में स्टार्ट हुआ। देखो, इस साल का जो कॉप है उसका नंबर कितना है? कॉप 28। देखना, न्यूज में बहुत चल रहा है कॉप 28। कहां पे हुआ ये? दुबई में। कहां पे हुआ ये? दुबई। दुबई कहां पे है? यूएई। यूएई। ठीक है, सो ईयर 1995, प्लेस बर्लिन जर्मनी। इन कॉप वन इट वाज डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल क्लाइमेट एक्शन जॉइंटली, कि यहाँ पे किसके ऊपर बातचीत किया गया कि कैसे हम लोग जो है इंटरनेशनली हर कोई जो है एक साथ मिलके, एक साथ एकजुट होके जो है कैसे हम लोग इन्वायरमेंट को कैसे हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे। यही जो है मेन काम था कॉप वन में। ठीक है, कॉप वन में उसी के ऊपर जो है यहाँ पे डिसीजन लिया गया। ठीक है, आ जाते हैं कॉप टू। आ जाते हैं कॉप टू में।
देखो कॉप 2 में क्या बोला गया, एक तो ईयर याद रखना 1996 में कहां पे हुआ, जेनेवा स्विट्जरलैंड। देखो कॉप का जो ईयर है ना वो याद रखना बहुत इजी है क्योंकि वो हर साल होता है, सिर्फ बीच में एक ही साल नहीं हुआ। वो कब नहीं हुआ था, 2020 में जो है कॉप हमें देखने को नहीं मिला था। क्यों, ड्यू टू कोविड-19 हम लोगों को ये देखने को नहीं मिला था, ठीक है। सो इन कॉप 2 देयर वर वेरियस डिस्कशंस ऑन साइंटिफिक असेसमेंट, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने कहा था कि जो कॉप 2 है, यहाँ पे साइंटिफिक असेसमेंट्स के बारे में मैंने जो कहा था कि 1980s के बारे में अगर तुम ध्यान अगर दिए होगे तो वहां पे मैंने कहा था कि 1980 जो 1980s में कुछ साइंटिफिक एविडेंसेस हमें देखने को मिला, कुछ साइंटिफिक एविडेंसेस हमें देखने को मिला, और यही एविडेंसेस से ये पता चला कि हम लोगों का ये जो पॉल्यूशन है, ये जो पॉल्यूशन है, ठीक है, ये किसके वजह से हो रहा है, या फिर जो क्लाइमेट चेंज है, सिर्फ पॉल्यूशन ही नहीं और क्लाइमेट चेंज, ठीक है, ये किसके वजह से हो रहा है, ये हो रहा है ह्यूमन के वजह से हो रहा है। और इसी वजह से 1988 में फॉर्म किया गया था आईपीसीसी। यही आईपीसीसी ने अपना पहला रिपोर्ट कब निकाला था, 1990, जिसकी वजह से फॉर्म हुआ था अर्थ समिट फॉर्म हुआ था, ठीक है। एंड इस समय 1996 में आईपीसीसी ने अपना सेकंड रिपोर्ट निकाला, एंड यही सेकंड रिपोर्ट के ऊपर बातचीत किया गया सेकंड कॉप में, ठीक है। तो डिस्कशंस वर मेड ऑन आईपीसीसी सेकंड रिपोर्ट, ठीक है। देन अब ये आईपीसीसी है क्या, देखो ऑलरेडी मैं तुम लोगों को बता चुका हूं, तो ये है क्या, ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है यूनाइटेड नेशन का, ठीक है। इसका काम क्या है, सो इट्स जॉब इज टू एडवांस साइंटिफिक नॉलेज अबाउट क्लाइमेट चेंज कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, की ये जो है पूरा रिपोर्ट तैयार करता है कि कैसे जो है ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से कैसे एनवायरमेंट को इफेक्ट हो रहा है, उसके ऊपर जो है पूरा ये रिपोर्ट तैयार करता है। The World Meteorological Organization and the United Nations Environment Program UNEP established the IPCC in 1988. तो ये फॉर्म हुआ 1988 में किसके द्वारा, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, इसके द्वारा जो है ये फॉर्म किया गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कॉप 3, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कॉप 3। कॉप 3 कहां पे हुआ, जापान में हुआ, जापान का क्योटो में हुआ, ईयर 1997। तो 1997 में हम लोगों को देखने को मिला क्या, कॉप 3। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक प्रोटोकॉल साइन किया गया था जिसे कहा जाता है क्योटो प्रोटोकॉल। अब ये क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल में ये बातचीत किया गया कि कैसे हम लोग जो ग्रीन हाउस गैस जो एमिशन है ना, जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है, कैसे उसको हम लोग रिड्यूस कैसे हम लोग कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं, इन अकॉर्डेंस विद अग्रीड इंडिविजुअल टारगेट, कि हर एक को जो है अपना अपना टारगेट दिया गया, ठीक है। बट ये किसके ऊपर मेनली फोकस किया, ये क्योटो प्रोटोकॉल, ऑन डेवलप्ड नेशन, ऑन डेवलप्ड नेशन। डेवलपिंग नेशन क्या करेंगे उसके बारे में यहाँ पे कुछ बोला नहीं गया था, यहाँ पे सिर्फ जो है फोकस किया गया किसके ऊपर, ऑन डेवलप्ड नेशन। So it was decided that developed countries mentioned in Annex 1 must reduce their greenhouse gas emission by 5% below 1990 level। यहाँ पे ये डिसाइड किया गया था कि जो डेवलप कंट्रीज हैं वो अपना ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है वो कम करे बाई 5%, किसके नीचे, बिलो 1990 लेवल। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है किसको लेकर डील किया, डेवलप्ड नेशन को लेकर डील किया ये। The Kyoto Protocol also adopted mechanisms like clean development mechanism among developed countries, ठीक है, जो clean development mechanism है उसको जो है यहाँ पे अडॉप्ट किया, एंड एमिशन ट्रेडिंग फॉर बोथ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशन, उसके साथ साथ जो एमिशन ट्रेडिंग है बोथ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशन, उसको लेकर भी जो है यहाँ पे हमें चेंजेस देखने को मिला। और ये चेंजेस किसके थ्रू देखने को मिला, थ्रू क्योटो प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे जो है कुछ नियम बनाए गए, किसको लेकर मेन नियम बनाए गए, जो डेवलप नेशन है उसी को लेकर मेन यहाँ पे नियम बनाए गए। नेक्स्ट आ जाते हैं कॉप 4 में। कॉप 4 यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या बन जाता है, कौन से ईयर में हुआ है, इन द ईयर ऑफ 1998, प्लेस बुएनोस एयर्स अर्जेंटीना। और ये जो कॉप 4 है ये इसमें क्या बातचीत किया गया कि आने वाले 2 सालों में कैसे हम लोग क्योटो प्रोटोकॉल को कैसे हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे, उसी के ऊपर जो है यहाँ पे मेन बातचीत किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं कॉप 5 में। कॉप 5 कब हुआ, 1999 में हुआ। कहां पे हुआ, बॉन जर्मनी में हमें देखने को मिला, ठीक है। यानी कि जो सेक्रेटेरिएट है यूएनएफसीसीसी का
वहीं पे हम लोगों को देखने को मिला। देन जो कॉप 5 है, ठीक है, तो इसमें क्या बातचीत किया गया कि आने वाले 5 सालों में कैसे हम लोग इसको इंप्लीमेंट करें, कैसे हम लोग इसका जो पूरा काम काज है इसको कंप्लीट करके कैसे हम लोग इसको इंप्लीमेंट करें क्योटो प्रोटोकॉल को। आ जाते हैं कॉप 6 में। अब देखो जो कॉप 6 है ये सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल कॉप है, ये सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल कॉप है क्योंकि यहाँ पे काम का कोई चीज हुआ नहीं, इसमें काम का कोई चीज हुआ नहीं। यहाँ पे देखो इट वॉज बेस्ड ऑन एंड यहाँ पे देखो सिर्फ डिस्कशंस हुए बट कोई भी कंक्लूजन्स नहीं हुए एंड कंट्रोवर्सीज हम लोगों को यहाँ पे बहुत देखने को मिला। तो 2000 में ये हुआ था, कहाँ पे हुआ था, नेदरलैंड्स में हुआ था, बट यहाँ पे कोई भी जो है कंक्लूजन हमें देखने को नहीं मिला। अब कौन कौन से कंट्रोवर्सीज हुए वो एक बार देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो हर कंट्रोवर्सी में मेन जो सरदार है वो कौन है, यूएसए, ठीक है, सरदार जो है वो यूएसए है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये एक प्रपोजल रखा कि जो कार्बन सिंक है ऑफ फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर लैंड उसको जो है हम लोग को काउंट करना चाहिए फॉर कार्बन क्रेडिट, बट नाइदर ऑफ द कंट्रीज अग्रीड। अब देखो कार्बन क्रेडिट का मतलब क्या है, कार्बन क्रेडिट का मतलब यही है कि मान लो अगर कोई कंट्री अब देखो हर एक कंट्री के पास, मान लो ये एक कंट्री है, ये एक कंट्री है, ये एक कंट्री है, तो मान लो ए बी सी कंट्री है, ठीक है। अब हर एक कंट्री के पास एक सर्टेन लिमिट होता है कि आप इतना ही कार्बन जो है वो आप एमिट कर सकते हैं। मान लो ए कंट्री ने ऑलरेडी एमिट वो कर चुका है और उसका आधा साल ही हुआ है, मान लो ये आधा साल में उसको और कार्बन चाहिए। अब मान लो बी कंट्री जो है वो बहुत ही कम कार्बन यूज किया है एंड सी भी बहुत कम कार्बन यूज किया, वो क्या कर सकता है, बी या फिर सी से वो कार्बन क्रेडिट ले सकता है, यानी कि उधारी लोन लोन के तरीके से वो जो है कार्बन का जो लिमिट है वो खरीद सकता है एंड वो खुद जो है कार्बन एमिट कर सकता है, उसे हम लोग कहते हैं कार्बन क्रेडिट। और ये कार्बन क्रेडिट के लिए किसको इस्तेमाल किया जाएगा, फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर लैंड का जो कार्बन सिंक है, कार्बन सिंक यानी कि एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन, ठीक है। तो इसको जो है हर एक कंट्री ने डिसएग्री कर दिया, तो बोला है कि नहीं हम लोग नहीं मानेंगे इसे। What should be done to those countries who have failed and not able to meet the emission target and are not complying the protocol? तो ये भी डिस्कशन किया गया कि वो कंट्रीज जो मान लो ये एमिशन नॉर्म्स को मीट नहीं कर रहे हैं उसके साथ क्या किया जाए, ठीक है। तो उसके ऊपर भी जो है यहाँ पे ध्यान दिया गया, बट किसी का कोई कंक्लूजन यहाँ पे निकला नहीं। देन फाइनेंसिंग डेवलपिंग कंट्रीज की, कैसे हम लोग जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं कैसे उसको हम लोग फाइनेंस करेंगे, कैसे उसको हम लोग टेक्नोलॉजी देंगे, कैसे उसको हम लोग पैसा देंगे, तो उसके ऊपर भी कोई भी कंक्लूजन नहीं निकला। तो कॉप 6 में किसी भी चीज के ऊपर कोई भी कंक्लूजन नहीं निकला। तो ये जो है कंट्रोवर्सीज से भरा हुआ ये एक कॉप था। तो यहाँ पे 2000 में हम लोग को कॉप 6 देखने को मिला एंड इसके बाद एक और कॉप हुआ 2001 में जिसे हम लोग कॉप 6 वर्जन 2 कहते हैं, ठीक है। कहाँ पे हुआ, बॉन जर्मनी में हमें देखने को मिला। तो यहाँ पे देखो क्या है, यूएसए ने ऑलरेडी जो है क्योटो प्रोटोकॉल को ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुका था और जो अदर पार्टीज हैं, द अदर पार्टीज नेगोशिएटेड एंड रिजॉल्व द इश्यूज, जो दूसरे जो पार्टीज हैं वो नेगोशिएट किया एंड उन्होंने ये इशू जो है उसको रिजॉल्व कर दिया। जो जो कार्बन सिंक प्रॉब्लम है जो हमें देखने को मिला था वो भी जो है यहाँ पे रिजॉल्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो कॉप 6 वर्जन 2 है, यहाँ पे 3 फंड्स हमें देखने को मिले, एक है क्लाइमेट चेंज फंड, एक है फंड फॉर नेशनल एडेप्टेशन और एक है क्योटो प्रोटोकॉल एडेप्टेशन फंड। ध्यान में रखना है कॉप 6 वर्जन 2 में 3 फंड्स हमें देखने को मिले, क्लाइमेट चेंज फंड, फंड फॉर नेशनल एडेप्टेशन एंड क्योटो प्रोटोकॉल एडेप्टेशन फंड, ठीक है। देन आता है कॉप 7। कॉप 7 कहां पे हुआ, कॉप 7 हुआ 2001 में, कहां पे, माराकेश मोरक्को में। जो कॉप 7 है डिसाइडेड टू कंडक्ट कि यहाँ पे ये डिसीजन लिया गया कि एक वर्ल्ड समिट होना चाहिए ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कहां पे, जोहान्सबर्ग में, साउथ अफ्रीका में, ठीक है। यही जो है इसमें मेन बातचीत किया गया। आ जाते हैं कॉप 8। कॉप 8 बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये कहां पे हुआ, इंडिया में हुआ, ठीक है। इंडिया का न्यू दिल्ली में हुआ, ईयर 2002। तो यहाँ पे देखो उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी। सो द दिल्ली मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन, उसे दिल्ली मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन भी कहा जाता है एंड इसे अडॉप्ट किया गया जहां पे ये कहा गया कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं शुड ट्रांसफर टेक्नोलॉजीज टू द डेवलपिंग नेशन, कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो अपना डेवलपिंग नेशन को जो है यहाँ पे ट्रांसफर करे, अपना टेक्नोलॉजीज को ट्रांसफर करे। तो उस समय हम लोग का पीएम कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी। देन आ जाते हैं कॉप 9 में। कॉप 9 कब हुआ, 2003 में,
प्लेस कहाँ पे, मिलान इटली। जो कॉप 9 है, यहाँ पे जो पार्टीज हैं उन्होंने एग्री किया कि कैसे हम लोग ये जो एडेप्टेशन फंड है उसको कैसे हम लोग इस्तेमाल करेंगे, जो कि डिस्कस किया गया था कॉप 7 में। देन आ जाते हैं नेक्स्ट कॉप में, देन आ जाते हैं कॉप 10 में। आ जाते हैं कॉप 10 में, ईयर जो है 2004, प्लेस कहां पे हुआ, बुएनोस आयर्स अर्जेंटीना। यहां पे ये बातचीत किया गया कि लास्ट 10 सालों में हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों का प्रोग्रेस क्या था, तो उसके ऊपर बातचीत किया गया। उसके साथ साथ फ्यूचर जो चैलेंजेस हैं, आने वाले समय में जो चैलेंजेस है उसके ऊपर ध्यान दिया गया। एंड क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन, कि कैसे हम लोग क्लाइमेट चेंज को कैसे हम लोग कम कर सकते हैं एंड कैसे हम लोग जो है इसे हम लोग अडेप्ट कर सकते हैं, तो उसके ऊपर भी जो है यहाँ पे ध्यान दिया गया। देन कॉप 11, कॉप 11 ईयर 2005, प्लेस कहां पे हुआ, मॉन्ट्रियल कनाडा में हमें देखने को मिला। कॉप 11 का बिगेस्ट अचीवमेंट क्या था, एनफोर्समेंट ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल, कि कैसे हम लोग जो है क्योटो प्रोटोकॉल को कैसे हम लोग इन्फोर्स कर सकते हैं, कैसे उसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। यही जो है मेन काम था कॉप 11 का। ठीक है, कॉप 12 आ जाते हैं। कॉप 12 कहां पे हुआ, नायरोबी केनिया में, ईयर 2006। और ये जो कॉप 12 है, यहाँ पे ये डिसीजन लिया गया कि कैसे हम लोग 5 ईयर प्लान बनाए, क्यों, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो कैसे ये क्लाइमेट को सपोर्ट करे, तो उसके ऊपर जो है यहाँ पे काम किया गया। सो द 5 ईयर प्लान ऑफ वर्क टू सपोर्ट क्लाइमेट चेंज इन डेवलपिंग कंट्रीज, तो इसमें जो है बातचीत किया गया कॉप 12 में। देन आ जाते हैं कॉप 13 एंड 14, तो ये उतना इंपॉर्टेंट बनता नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों को एक ही साथ जोड़ दिया है। तो देखो, कॉप 13 हुआ 2007 में, कॉप 14 हुआ 2008 में। कॉप 13 हुआ बाली इंडोनेशिया में, कॉप 14 हुआ पोजनन पोलैंड में। ठीक है, जो कॉप 13 एंड 14 है, डिस्कशंस वर मेड बेस्ड ऑन द फाइनेंसिंग मेथड टू कोप अप विद द क्लाइमेट चेंज, कि जो फाइनेंसिंग मेथड्स हैं, कैसे डेवलपिंग नेशन डेवलप्ड नेशन को कैसे फाइनेंस किया जाएगा, कैसे उन लोगों को पैसा दिया जाएगा, उसी के ऊपर जो है यहाँ पे डिस्कशन हुआ। कब, कॉप 13 एंड कॉप 14 में। देन आगे बढ़ते हैं कॉप 15। कॉप 15 कब हुआ, कॉप 15 हुआ 2009 में। कॉप 15 हुआ 2009 में, कहां पे, कोपेनहेगन डेनमार्क में हमें देखने को मिला। इन कॉप 15 अगर हम लोग बात करें कॉप 15 के बारे में, 192 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड। देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा कंट्रीज जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। तो 192 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड एंड लार्ज नंबर ऑफ सिविल सोसाइटीज एंड ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेटेड, एंड उसके साथ लार्ज नंबर ऑफ सिविल सोसाइटीज एंड ऑर्गेनाइजेशन भी जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, सो कॉप 15 कहां पे हुआ, कोपेनहेगन डेनमार्क में हमें देखने को मिला। देन आ जाते हैं हम लोग कॉप 16 में। कॉप 16 देखो कहां पे हुआ, मेक्सिको में हमें देखने को मिला। जो कॉप 16 है वो हम लोगों को कहां पे देखने को मिला, मेक्सिको में देखने को मिला। ठीक है, सो ईयर क्या है, 2010, प्लेस कहां पे है, कैनकन मेक्सिको। कैनकन मेक्सिको में हमें देखने को मिला। जो कॉप 16 है, इसका बिगेस्ट अचीवमेंट क्या है, ग्रीन क्लाइमेट फंड। जो कॉप 16 है उसका बिगेस्ट अचीवमेंट क्या है, ग्रीन क्लाइमेट फंड विच वुड प्रोवाइड, देखो यहाँ पे होगा 1 बिलियन। ठीक है, यहाँ पे होगा 1 बिलियन, 100 बिलियन नहीं, ये जो है प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पे जो है जो फंड बनाया गया वो फंड कितने का बनाया गया, 1 बिलियन का जो है यहाँ पे फंड बनाया गया। एंड एक फोर्थ असेसमेंट भी करवाया गया, किसका, आईपीसीसी। तो हम लोगों ने देखा था कि 1990 में जो है ये फर्स्ट रिपोर्ट निकाला, 1996 में जो है ये अपना सेकंड रिपोर्ट निकाला, तो सिमिलरली 2010 में इसने अपना फोर्थ रिपोर्ट निकाला, जिसको यहाँ पे जो है स्टडी किया गया, आईपीसीसी का फोर्थ रिपोर्ट यहाँ पे निकाला गया। उसके साथ साथ ये भी डिसाइड किया गया कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए, 2 डिग्री। अब देखो बात है 2010 की, उस समय पॉल्यूशन भी कम था, तो उस समय ऐसे सोचा गया था कि ठीक है हम लोग 2 डिग्री सी में हम लोग अपने आप को रोक लेंगे। बट धीरे धीरे क्या है, एमिशंस भी बढ़ने लगे, जो एमिशन जो फॉसिल फ्यूल बर्निंग भी बढ़ने लगे, तो उससे क्या है, अब जाके जो एमिशन नॉर्म्स है वो कितना बन गया है, 1.5 डिग्री सी। 1.5 डिग्री सी, पहले कितना था, 2 डिग्री। ठीक है, 2 डिग्री कब हमें देखने को मिला, कॉप 16 में हमें देखने को मिला यहाँ पे। ठीक है, देन आ जाते हैं कॉप 17 में, कब हुआ ये, 2011 में हुआ। कहां पे हुआ, डरबन, साउथ अफ्रीका। डरबन में हमें देखने को मिला। ठीक है, और यहाँ पे किसके ऊपर बातचीत किया गया, देखो अभी जस्ट आया था ग्रीन क्लाइमेट फंड, तो उसको कैसे हम लोग इस्तेमाल करेंगे,
कितना पैसा दिया जाएगा, कि कैसे डेवलप्ड नेशन डेवलपिंग नेशन को कैसे पैसा दिया जाएगा, तो उसी के प्रोग्रेस के ऊपर जो है यहाँ पे डिस्कशन किया गया। कहाँ पे, कॉप 17 जो कहाँ पे हुआ, डरबन साउथ अफ्रीका, ईयर 2011। ईयर एंड प्लेस याद रखना है, एग्जाम में जो है पूछ सकता है कि कहाँ पे हुआ एंड कब हुआ। देन आ जाते हैं कॉप 18 में, आ जाते हैं कॉप 18। कॉप 18 कब हुआ, 2012 में हमें देखने को मिला। कहां पे हुआ, दोहा कतार में, दोहा कतार में। तो यहां पे जो है कुछ चेंजेस लाए गए, किसमें, क्योटो प्रोटोकॉल में कुछ चेंजेस लाए गए। कहां पे, क्योटो प्रोटोकॉल में। तो देखो इसको जाना जाता है दोहा अमेंडमेंट के नाम से भी, ठीक है, इसको जाना जाता है दोहा अमेंडमेंट के नाम से भी। और ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है, ये हम लोगों ने देखा था थर्ड कॉप में आया था। ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है हम लोगों ने देखा था, ये थर्ड कॉप में आया था, कॉप 3 में क्योटो प्रोटोकॉल आया था। और इसी का जो सेकंड जो असेसमेंट पीरियड है, या फिर जिसे हम लोग कहते हैं कमिटमेंट पीरियड, ये कब से हमें देखने को मिला, 2012 से लेके 2020। बट उसी के बीच में जो कॉप 21 जो हम लोग देखेंगे, उसमें पेरिस एग्रीमेंट आया क्योटो प्रोटोकॉल के जगह में। क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल का प्रॉब्लम क्या था कि वो सिर्फ डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड नेशन है, उसी को यहाँ पे कंसीडर किया था। जो डेवलपिंग नेशंस हैं उसको ये कंसीडर नहीं किया। बट जो पेरिस एग्रीमेंट है वो बोथ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशन दोनों को ही कंसीडर किया। एंड ये भी बातचीत किया गया कि कैसे जो डेवलप्ड नेशन है, कैसे वो हेल्प करेगा डेवलपिंग नेशन को बाय प्रोवाइडिंग फंड्स एंड अदर टेक्नोलॉजीज, ठीक है। तो हम लोगों को दोहा अमेंडमेंट कब देखने को मिला, कॉप 18 में हम लोगों को देखने को मिला, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं कॉप 19। कॉप 19 में एक नया एक कंट्रीब्यूशन, एक फंड हमें देखने को मिला, जिसे कहा जाता है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। और ये कौन से कंट्री की वजह से देखने को मिला, सिंगापुर के वजह से हमें देखने को मिला। तो यहाँ पे क्या है कि हर एक कंट्री जो है यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेगा, उसी के ऊपर यहाँ पे ध्यान रखा गया। तो ये कब देखने को मिला हमें, ईयर 2013। प्लेस यानी कि कहां पे, कौन सा जगह में, तो वॉर्सो पोलैंड, वॉर्सो पोलैंड में हमें ये देखने को मिला, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कॉप 20 में। तो कॉप 20 देखो ईयर 2014, कहां पे हुआ, लीमा पेरू में। कहां पे हुआ, लीमा पेरू में हमें देखने को मिला। और यही जो कॉप 20 है, इसमें हम लोगों को जो देखने को मिला था नेशनल कंट्रीब्यूशन, ठीक है, जो नेशनल कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिला था, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। तो उसको लेके ये डिस्कस किया गया कि कैसे जो है हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे हम लोग इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। देन एक चीज के ऊपर यहाँ पे जो है डिस्कशन हुआ कि देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि जो डेवलप्ड नेशन है और जो डेवलपिंग नेशन है, दोनों को पैसे मिल रहे थे। बट पैसे किसको ज्यादा चाहिए, जो डेवलपिंग नेशन है उसको ज्यादा पैसा चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है ये डेवलप हो चुका है। जो डेवलप नेशन है वो ऑलरेडी क्या है, वो डेवलप हो चुका है। तो पैसा किसको ज्यादा चाहिए, डेवलपिंग नेशन को। तो उस बीच में जो है थोड़ा सा मतभेद हमें देखने को मिला। तो इसीलिए जो ग्रीन क्लाइमेट फंड, जिसको हम लोगों ने पहले देखा था कि 1 बिलियन का यहाँ पे फंडिंग किया गया, उसको बढ़ाकर कर दिया गया 10 बिलियन का फंडिंग। और ये कब हुआ, कॉप 20 में हमें देखने को मिला, ठीक है। कॉप 20 में हमें ये देखने को मिला। देन आ जाते हैं हम लोग कॉप 21, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर तो बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ रखे हैं एग्जाम में, और हो सकता है कि अभी भी इसके ऊपर क्वेश्चंस आए। इसको हम लोग जानते हैं किस नाम से, पेरिस एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है, कॉप 21 को। तो ये कब हमें देखने को मिला, 2015 में देखने को मिला। प्लेस पेरिस फ्रांस। इन कॉप 21 द टारगेट वाज सेट फॉर जीरो एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैस एमिशन, कि कैसे जो है जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है, ठीक है, जो नेट जीरो कार्बन एमिशन है, कैसे उसको हम लोग अचीव करें, कब तक, बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 21st सेंचुरी। और यहाँ पे इस चीज के ऊपर यहाँ पे ज्यादा डिस्कशन किया गया कि कैसे हम लोग जो ग्लोबल टेम्परेचर है, कैसे उसे हम लोग 1.5 डिग्री सी के अंदर में हम लोग यहाँ पे रखे, ठीक है। तो उसी के ऊपर जो है मेनली यहाँ पे डिस्कशन किया गया। जैसे हम लोगों ने देखा था कि कॉप 16 में टारगेट कितना था, 2 डिग्री। तो वही सिमिलरली कॉप 21 में हम लोगों को क्या देखने को मिला, 1.5 डिग्री सी का टारगेट हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिला, ठीक है। देन आ जाते हैं कॉप 22 में। देन आ जाते हैं कॉप 22 में, ये कहां पे हुआ, माराकेश मोरक्को में 2016 में। जो कॉप 22 है मेनली जो है पेरिस एग्रीमेंट के ऊपर बातचीत हुआ यहाँ पे। एंड जो मेन इश्यूज जिसके ऊपर यहाँ पे ध्यान दिया गया वो कौन कौन से हैं, वाटर स्कैसिटी, वाटर क्लीनलीनेस एंड वाटर सस्टेनेबिलिटी। तो उसी के ऊपर जो है यहाँ पे ध्यान दिया गया।
ठीक है। देन आ जाते हैं COP23। COP23 कब हमें देखने को मिला? 2017 में देखने को मिला। कहां पे देखने को मिला? बॉन, जर्मनी में हमें देखने को मिला। जो COP23 है मेनली किसके ऊपर फोकस किया? ऑन क्लाइमेट चेंज एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेरिस एग्रीमेंट, एंड कैसे हम लोग जो है पेरिस एग्रीमेंट को कैसे हम लोग इंप्लीमेंट करें। एंड यही इसी कॉप में, इन दिस कॉप ओनली, द डोनाल्ड ट्रम्प टोल्ड दैट यूएस विल विथड्रॉ इटसेल्फ फ्रॉम पेरिस एग्रीमेंट। तो देखो सबसे पहले हम लोगों ने ये देखा कि यूएसए जो है क्योटो प्रोटोकॉल से बाहर निकल गया, एंड ऑब्वियसली यूएसए पेरिस एग्रीमेंट में जो है वो उसको सही नहीं लगा पेरिस एग्रीमेंट, तो पेरिस एग्रीमेंट से भी यूएसए बाहर निकल गया कॉप 23 में। ठीक है। उसके बाद 2021 में जो कॉप हुआ था जिसे हम लोग कहते हैं कॉप 26, उसमें जो है फिर से जो बाइडेन ने ये कहा कि नहीं, यूएसए जो है वो ज्वाइन करेगा कॉप में। ठीक है। तो इसके बाद आ जाते हैं कॉप 24। कॉप 24 कहां पे हुआ? कैटोवाइस, पोलैंड। असल में ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसको लोग इसलिए जानते हैं क्योंकि यहाँ पे जो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर है, इसका नाम क्या है? डेविड एटनबरो, एंड 15 साल का एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट है जिसका नाम है ग्रेटा थनबर्ग। बहुत कोई सुना होगा इसका नाम, ग्रेटा थनबर्ग। उन्होंने यहाँ पे स्पीच दिया था, तो ये 2018 में हुआ था कैटवाइस, पोलैंड में। तो यहाँ पे किसके ऊपर बातचीत किया गया कि पेरिस एग्रीमेंट को हम लोग 2020 तक हम लोग जो है इंप्लीमेंट कर देंगे। तो यही जो है इसका मेन डिस्कशन टॉपिक था। नेक्स्ट आ जाते हैं कॉप 25। आ जाते हैं कॉप 25 में, तो ये कब हमें देखने को मिला? 2019 में देखने को मिला। कहां पे हुआ? ये मैड्रिड, स्पेन में। अब तुम्हारा मन में ये सवाल आ सकता है कि सर आपने तो बोला मैड्रिड, स्पेन, बट यहाँ पे ये चिली कहां से आ गया? अब देखो शुरुआत में क्या हुआ ना, शुरुआत में ये होने वाला था ब्राजील में, ये होने वाला था ब्राजील में। अब ब्राजील में तब नया नया सरकार बना था, वहां पे चुन कर आए थे जैर बोल्सोनारो, तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, मैं होने नहीं दूंगा यहाँ पे कॉप 25। तो इसी मौके का फायदा उठाया कौन? चिली गवर्नमेंट ने। अब चिली गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, मैं कंडक्ट करवा लेता हूं, बट वहां पे पॉलिटिकल अनरेस्ट देखने को मिला। ठीक है, उसके कंट्री में जो अनरेस्ट हमें देखने को मिला, एंड उस वजह से चिली में हुआ नहीं। तो एट लास्ट कहां पे हुआ? मैड्रिड में हमें देखने को मिला। तो ये जो है एट लास्ट यूएन, चिली एंड स्पेनिश गवर्नमेंट ने एक साथ होस्ट किया, एंड यहाँ पे ऐसा कोई मेजर डिसीजन नहीं लिया गया। देन आ जाते हैं कॉप 26। देखो बीच में एक साल का गैप है 2020 का, क्योंकि हम लोगों को सबको पता है क्या हुआ था, कोविड-19 हुआ था। ठीक है। तो 2021 में हम लोग को देखने को मिला ग्लासगो, लंदन में। ग्लासगो, लंदन में देखने को मिला, बट यहाँ पे पार्टनरशिप पे कौन सा कंट्री था? पार्टनरशिप पे था इटली। तो इन COP26 a global consensus was made to keep global temperatures within 1.5 डिग्री सेल्सियस। इसके ऊपर जो है ग्लोबल कंसेंसस देखने को मिला, यानी कि एग्रीमेंट देखने को मिला। उसके साथ साथ ग्लोबल मीथेन प्लेज, कि कैसे हम लोग जो है मीथेन जो यूज है, यानी कि जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है, कैसे उसको हम लोग रिड्यूस कर सके, एंड इट वाज टेकन अंडर कंसिडरेशन। बट इंडिया ने इसको रिफ्यूज कर दिया कि हम लोग जो है इसको साइन नहीं करेंगे। तो उसके जगह में क्या इंट्रोड्यूस किया गया? पंचामृत। उसके जगह में क्या इंट्रोड्यूस किया गया? पंचामृत, जहां पे ये 5 डिसीजंस लिए गए कि कैसे हम लोग जो है यहाँ पे ये इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे हम लोग रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखो पंचामृत में इंडिया ने डिसीजन लिया कि बाय 2030 500 गीगावाट 500 गीगावाट का जो है रिन्यूएबल एनर्जी जो है प्रोड्यूस करेगा इंडिया। और यही जो है नरेंद्र मोदी जी वहां पे गए थे ग्लासगो में जाकर ये जो है प्लेज लिए थे, जिसका नाम क्या है? पंचामृत। जिसका नाम क्या है? पंचामृत। तो उन्होंने ये जो ग्लोबल मीथेन प्लेज है उसमें तो साइन नहीं किया, बट पंचामृत में जो है ये वहां पे प्रपोज किया, एंड बाकी सब कंट्रीज जो है उससे सहमति से मान गए थे। ठीक है। देन आ जाते हैं हम लोग